छत्तीसगढ़ की जनता का फैसला सिरोधार्य है। इस हार की जवाबदारी मैं तो मानता हूं जितना ज्यादा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लीडरान और यहाँ के प्रभारी की है, उससे ज्यादा और कोई कारण नहीं। प्रभारी का काम सिर्फ फोटो शूट करा रही थी छत्तीसगढ़ में, और टीयर सिंह गाड़ी चलाते थे सरगुजा संभाग में, और ये बैठ के सामने फ्रंट में फोटो शूट कराती थी और मीडिया में हाईलाइट होती थी, और यही इनका काम रह गया था। प्रभारी की जो भूमिका होना चाहिए था, जैसा पुनिया जी और बीके हरि प्रसाद सब लोगों ने निभाया, वैसा कभी नहीं किया। और मैं संडे को, अभी रविवार को दिल्ली जा रहा हूं। लगातार दिल्ली में सभी बड़े नेताओं से मिलकर खड़गे जी सहित सारे नेताओं को इस बात को बताऊंगा भी और अवगत भी कराऊंगा कि छत्तीसगढ़ के हार के कारण क्या है, और ऐसे फोटो शूट करने वाले प्रभारी को और ऐसे कांग्रेस को धोखा देने वाले नेताओं को तत्काल बाहर करें। चुनाव हम हारे, सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं। अपनी पार्टी की चिंता करें भाई। उनका एक विधायक एक मंत्री बोलता है कि सब लोग अपने अपने में लगे रहे, तो बंटवारे में लगे रहे तो जीतोगे कहाँ से। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ईवीएम में ऐसा हो गया, अरे हमें मिर्ची नहीं लगती है। अलबर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता? जनता ने निपटा दिया। समीक्षा करो, गिरोह बना करके नए नए स्कैंडल कैसे किए जाएं, उस पर खाली कांग्रेस पार्टी काम करती थी। जनहित में कहाँ काम करी? अगर की होती तो रायपुर की 7 सीट और सरगुजा और बस्तर की सीटों पे ऐसा एक तरफा निर्णय नहीं आता। इसलिए अपनी पार्टी में अपनी समीक्षा करें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारे कांग्रेस की हार पर केंद्रित। जी हां, कांग्रेस की हुई है हार और इस हार से मच गई है तकरार। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नेता नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मंथन का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन उस मंथन के बाद जो विष निकला है शायद उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी ने अब तक जिम्मेदारी नहीं ली है कि कोई ये नहीं मान रहा है कि उसकी वजह से हार हुई है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, और इसीलिए इस्तीफे की पेशकश भी अब तक कांग्रेस में इस पूरे हार को लेकर नहीं देखने को मिली है। ऐसे में क्या होगा इस तकरार का नतीजा? कांग्रेस में इस मंथन के बाद क्या कुछ सुधार आएगा या फिर इस हार के बाद कांग्रेस पीछे चले जाएगी? इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो से अशोक राज आहूजा जी, अशोक बजाज जी, हम माफ करिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। उनसे बीजेपी क्या प्रतिक्रिया दे रही है इसका जवाब लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चौहान जी हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक तोमर जी। तो इस तरीके से हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में बैठकों का दौर चला और उसके बाद जो स्थितियां बनी वो बयानों के रूप में सामने आई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बैठक के बाद उंगलियां एक दूसरे पर उठाते हुए नेता दिखाई दिए हैं। प्रतिक्रियाओं को लेना शुरू करता हूं। सबसे पहले अनिल चौहान जी के पास जाते हैं। चौहान जी, हम तो ये मान रहे थे कि हार के बाद आप लोग कुछ सीखेंगे, हार सीख कर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नेता नजर आ रहे हैं। आवाज अनिल चौहान जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देखिए क्या है, किसी भी हार के बाद बहुत सारी समीक्षाएं होती हैं किसी भी राजनीतिक दल में, और जो आप कह रहे हैं ये कुछ नेताओं का इस तरह का बयान हो सकता है जिसमें एक दूसरे पे कहना चाहिए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हों, लेकिन अधिकतर कांग्रेस में जो बुद्धिजीवी लोग हैं या अधिकतर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह नारायणपुर में अल्पसंख्यक ईसाइयों के खिलाफ लाश दफनाने के नाम पर एक कृत्रिम वातावरण और एक सामुदायिक कहना चाहिए नफरत का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उसी तरह आप कमरधा से लेके आ जाइए, आप साजा के बीरनपुर तक, कैसे अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ
हिंदुओं को नफरत का पाठ भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाया और इस तरह से इन लोगों ने प्रदेश में एक वातावरण बनाया और हमेशा जो वोटों के ध्रुवीकरण में भाजपा सफल हो जाती है वही खेल छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और अभी भी मोहन जी हमारी जो वोट प्रतिशत है वो 2018 में जो 43% था अभी भी 42.5% के करीब है। लेकिन हमको आत्मावलोकन करना है और कर भी रहे हैं कि आखिर कहां चूक हुई, क्यों हम भाजपा के षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहा कि असीम दास जैसे मामले, जब ये भाजपा 4 साल पूरी तरह से बैकफुट पर रही, कहीं इनका पता नहीं था, तो कैसे ईडी आईटी के माध्यम से कभी असीम दास, कभी शराब घोटाला, कभी कुछ इस तरह से इन लोग आरोप लगाते रहे। और आप देखिए वोटिंग के जस्ट पहले किस तरह से असीम दास का ये बयान आया, जो बीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 508 करोड़ मुख्यमंत्री को दिए गए, और ठीक चुनाव जब दूसरे चरण का 17 को खत्म हो जाता है उसके बाद असीम दास का ये बयान आ जाता है कि भैया मैंने पैसे नहीं दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस्तेमाल कर लिया, अपना काम कर लिया। उसके बाद उस कहानी, उस पटकथा में जो लिखित पटकथा थी जिसको ईडी ने प्रस्तुत किया, कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी बातें आत्मावलोकन की हैं। और सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक दलों, मीडिया समूहों, सामाजिक संगठनों, सबको ये सोचना है। और चाहे विश्लेषक हो, चाहे राजनीतिक पंडित हो, चाहे विद्वान लोग हो, उनको तटस्थता के चक्कर में या के चक्कर में जो ये कहें कि नहीं भाई वोटों का ध्रुवीकरण सभी राजनीतिक दल करते हैं, मैं ये समझता हूं कि ये संदेश है कि आज सारा प्रेडिक्शन था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन ये क्यों बदला भविष्यवाणी, किस तरह से लोकतंत्र को दूषित करने का खेल चल रहा है, इसको सबको समझने की जरूरत है और मुखर विरोध करने की जरूरत है। मैं तो मोहन जी पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि आप गौरी लंकेश और कलबुर्गी की भले शहादत हो गई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो ईमानदार मीडिया समूह है उनको इस बात को सामने लाना चाहिए कि कहां किस तरह का खेल चल रहा है और भारतीय संविधान और लोकतंत्र को किस तरह दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए ये तो बीजेपी भाई, राजनीति में कहा जाता है सब कुछ जायज है, एक नीति का हिस्सा होता है, प्रोपोगंडा भी एक तरीके से राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी ने प्रोपोगंडा फैलाया, पर कुछ तो आप लोगों की भी कमियां रह गई होंगी, उसको स्वीकार करने में क्या गुरेज है, क्या कुछ कमी रह गई, इसको आप लोग मंथन करके क्यों नहीं सामने लाते? एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नेता दिख रहे हैं। बृहस्पति सिंह का बयान कुछ कह रहा है, टीएस सिंहदेव कुछ कह रहे हैं, अमरजीत भगत कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं समझता हूं कि देखिए हार के बाद या इस तरह की विपरीत परिस्थिति में कई बार इस तरह के बयान आते हैं, उन बयानों में भी कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, कांग्रेस उसका आत्मावलोकन कर रही है। हम तो जनादेश का सम्मान कर रहे हैं चाहे वो जिन परिस्थितियों में आया हो। लेकिन मैं सिर्फ आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका और आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको सोचने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जहां 1-2% ही अल्पसंख्यक हैं, वहां इस तरह का खेल अगर हो सकता है तो दूसरे प्रदेशों में जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है वहां क्या हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस देखिए निश्चित रूप से आत्मावलोकन कर रही है। आप 2-3 नेताओं को उंगलियों में गिन सकते हैं जिनके बयानों में इस तरह का विरोधाभास हो, लेकिन हम जिनका मनोबल ऊंचा है, ऐसे अधिकतर कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हम भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट पाए हैं अगर टोटल वोट का कैलकुलेशन किया जाए, और हमारा वोटिंग परसेंटेज भी कहीं से नहीं गिरा है। तो हम पूरी ऊर्जा के साथ लोकसभा के लिए लगेंगे। और देखिए 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ, 1885 से 47 तक हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे और ये माफीनामा लिखते रहे। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह की हार जीत का, जब अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों से हम नहीं डरे, इस तरह के छोटे मोटे षड्यंत्र से क्या डरेंगे। और मोहन जी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि इस तरह की चीजें चलती हैं राजनीति में, हम अपने राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। हाँ, इनके कुचक्र और षड्यंत्र को रोकने के लिए क्या फार्मूला लाना था, कैसे जनता में इनको बेनकाब करना था, ये जरूर मंथन का विषय है और कांग्रेस इस पर गंभीरता से मंथन कर रही है। चलिए, कांग्रेस का पक्ष तो आ गया, लेकिन आखिर वजह क्या रही, किस तरीके की स्थितियां बनी, इसको लेकर अभी कई दौर के मंथन की जरूरत पड़ेगी। पहला दौर था और एक राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसने मंथन किया। कहा यह जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर फिर विधानसभा स्तर पर भी मंथन के निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ तोमर जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, उनका नजरिया क्या है इस पूरी हार को लेकर समझ लेते हैं। तोमर जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो काफी बच बचाकर ये मान रही है कि हारे हैं, लेकिन कई कारण गिना दिया, उसमें ईवीएम भी एक कारण के रूप में कई जगह सामने आ रहा है, प्रोपोगेंडा, भ्रष्टाचार के गलत आरोप, ये सारी चीजें हार का कारण है। लेकिन नेताओं की बातें, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की होड़ सी मच गई है कांग्रेस में। जी आपसे। हाँ, पहले तो ये बता दूं कि कर्नाटक जीतने के बाद
कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। जी जी। इनके बातचीत व्यवहार में आपको ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही आराम से नजर आ रहा था। दूसरी बात है कि कुछ एमएलए इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हल्का एरोगेंस, अहंकार, हम पूर्ण रूप से अहंकार इसे नहीं कहेंगे, लेकिन इतना था कि भाई हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो निकल ही जाएंगे। इसके चलते क्या हुआ कि क्षेत्र को उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया और रायपुर में ही आंतरिक राजनीति से जूझते रहे। तो दो कारण मैं महत्वपूर्ण देख रहा हूँ। अब रह गई हार के बाद, तो हार के बाद तो हर पार्टी के साथ ये इस मनोदशा से लोग गुजरते हैं, एक दूसरे पर ये करते हैं। लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन आया है। रह गई अब बात है कि आप एक अपने यहाँ कहावत है, बीती ताही बिसारिये। अब जो हो गया सो हो गया। अब सामने लोकसभा के चुनाव है, उसकी तैयारी कीजिए। देखिए कि अब आप भली भांति बता रहे थे कि कवर्धा में ध्रुवीकरण हुआ था, साजा में, और उसी तरह बस्तर में ईसाई समुदाय को लेके धर्म का ये था। उस पे आपके पास भी अच्छे अच्छे नेता हैं, उनका उपयोग कीजिए, उसका काउंटर कीजिए। कांग्रेस के पास इशू की कमी नहीं है। अब है कि जनता तक ये बताएं, वो इनके पास नेताओं की भी कमी नहीं है। बस कमी इस चीज का है कि पहचानना कि कौन किस क्षेत्र के लिए भली भांति काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि रायपुर का ही हो सकता है, जगदलपुर का ही हो सकता है कवर्धा का ही कोई नेता हो। आप उसे पकड़िए, उसको कुछ अच्छे तरह विचार दीजिए और पार्टी के भविष्य की रणनीति समझाइए। मेरे ख्याल से लोकसभा में एकदम तैयार रहेगी कांग्रेस। इसमें घबराने की क्या बात है। और राजनीति में हार जीत होती है, मनोदशा। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, उसको वो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 1885 की पार्टी है, आज की पार्टी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी भी विपक्ष में थी, वो लड़के आए पावर में, ये भी विपक्ष में है। अब ये लड़के आए अपने लोकसभा में ही दिखा दे तो 6 महीने के अंदर उनको मौका मिल रहा है दिखाने। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई नजर आती है क्या? कुमारी शैलजा भी क्या विक्टिम है? टीएस सिंहदेव ने कुछ गलतियां की, वो भी जिम्मेदार हैं। कोई भी मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं क्या? कोई भी हारता है तो अपनी कुछ गलतियों से ही। अब वो कितनी बड़ी छोटी गलतियों को मैं बहुत बड़ा बता सकता हूँ, बड़े गलतियों को छुपा सकता हूँ। तो इसे किसी विशेष इसका जरूर कुछ गलतियां थी तभी तो हारे लोग। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसकी चीज को आप आत्मावलोकन कीजिए कि हमारे पार्टी का है, और डिसाइड कीजिए कि किस क्षेत्र के लिए किस लोगों को ये करना है, या किस इंसिडेंट के लिए किससे प्रवक्ता के तौर पर उपयोग करना है, या किसको उस क्षेत्र में। जनता से जुड़िए, फिर आपको आने में देर नहीं लगेगी। मेरा मतलब कि ये मानना है। ठीक है, चलिए सारी चीजों को भूलकर कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसी परंपरा रही है कि जब भी इस तरीके की हार मिलती है, नेता वहीं पर ठिठक से रह जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में उलझ के रह जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि बीजेपी ने जो किया उसे भी एक कटघरे में खड़ा किया जाए। अशोक बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कई चुनाव देख चुके हैं, हार भी जीत भी बीजेपी की। ऐसे में उनका क्या आंकना है वो समझ लेते हैं। भाजपा को ये कहकर उसकी जीत को कम किया जा रहा है बजाज जी कि भाई आप लोग तो धर्म के आधार पे जीते हो, धर्म के आधार पे वोट मिल गया। विकास के पैमाने में कांग्रेस आगे थी लेकिन धर्म वाले मामले में पीछे रह गई, इसलिए जीत गए। और ये बोलकर कांग्रेस अपनी सारी गलतियों को छुपाने में लगी है। क्या कहेंगे आप? तिवारी जी, 2018 में कांग्रेस को स्पष्ट और अप्रत्याशित जनादेश मिला था, और ये लोग 5 साल में अपने जनादेश को कायम नहीं रख पाए। जनता भोली भाली जरूर है लेकिन समझदार है। इन्होंने 5 साल में वादा खिलाफी की, गुंडागर्दी बढ़ी, अराजकता बढ़ी, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, घोटाला किया, गोबर में घोटाला, पीएससी में घोटाला किया, धर्मांतरण होते रहे और ये मूक दर्शक बने रहे। और बल्कि धर्मांतरण करने वालों या धर्मांतरित लोगों का संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कहां कहां के लोग
यहाँ आयातित लोग आके बस गए, जिनका कहीं अता पता नहीं था 2 साल 5 साल पहले, वो लोग आ गए, पक्के मकान बन गए, उनके धंधे चालू हो गए, उनके राजनीति चालू हो गई, और कैसे कैसे इन लोगों ने अराजकता फैलाई ये भी जनता ने देखा है। तो कांग्रेस जो है, पहली बात तो इन कारणों से हारी है। दूसरी बात, इन्होंने विकास का काम किया ही नहीं, विकास तरफ इनका ध्यान था ही नहीं। जहां भी जो भी विकास के काम हुए हैं 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास हुए, इनके विकास कार्यकाल में तो एक ईंट भी नहीं रखा गया, ये स्थिति थी। तीसरा कारण, इनका अंतर्द्वंद तो मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के पहले ही शुरू हो गया था, जब किसी और को मुख्यमंत्री चयन हुआ, फिर झगड़ा करके फिर किसी और का नाम आ गया, उसके बाद फिर कहा गया कि 2.5 साल का फार्मूला लागू हो गया है। अब 2.5 साल में सत्ता का हस्तांतरण हुआ नहीं, मुख्यमंत्री पद का हस्तांतरण हुआ नहीं, और एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इन सारे कारणों से, हजारों कारण है, एक कारण जो कुछ कारण तो मैं गिना पा रहा हूँ, लेकिन इतने सैकड़ों कारण हो सकते हैं जिसके कारण कांग्रेस के सरकार का पतन हुआ है। अब ये अपनी गलती माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनकी यातनाओं के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ पूरे 5 साल संघर्ष किया, सड़क की लड़ाई लड़ी, संसद में लड़ाई लड़ी, और जन जागरण किया, जनमत संग्रह किया, जनता का विश्वास कायम किया, तब जाकर इतनी सीटें हमको आ पाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने एक बार फिर विश्वास किया है। और ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए आने वाले 5 वर्षों में बहुत बेहतर काम करके दिखाएगी। लेकिन इन्होंने जो 5 साल में छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ढकेल दिया है, उसकी भरपाई के लिए हमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ को पीछे किया, इसका पाप इनका पीछा करता रहेगा। ठीक है, चलिए, इस पर तो पूरे 5 साल बहस होनी है कि किसने पीछे किया, किसने आगे किया, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो हार के मंथन को लेकर है। दिल्ली में लगातार मंथन के बाद जो स्थितियां बनी हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल चौहान जी की एक बार फिर से टिप्पणी लेंगे। अनिल जी, हार से सीखने की जरूरत हर बार महसूस की जाती है, और कहा भी जाता है कि जो हारता है वो हारता नहीं है, सीखता है। कांग्रेस कुछ सीख रही है कि नहीं? क्या सीखा है कांग्रेस ने, और ये गलतियां आगे नहीं होंगी, इसके लिए कुछ सोचा है कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस सतत सीखने की प्रक्रिया, कांग्रेस में सतत प्रक्रिया है। मैं 26-27 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय हूं। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और हमने हर बार देखा है, चाहे अधिवेशन की बात कर लीजिए, चाहे इस तरह की हार जीत की बात कर लीजिए, कांग्रेस सदैव इस बात पर मनन और चिंतन करती है कि हमें कैसे स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण करना है, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना है। तो हम तो आत्मावलोकन कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक बजाज जैसा वरिष्ठ और विद्वान वक्ता खुद इस लोकप्रिय चैनल पर स्वीकार कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण को, आप देखिए कि रमन सरकार में ज्यादा गिरजाघर बनाए गए, रमन सरकार में ज्यादा धर्मांतरण का विषय था, लेकिन इन्होंने धर्मांतरण का विषय अभी उठाया, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। रही बात सुशासन की, तो जिस 3 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर तब आए हों जब देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हों। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ तो निरंतर डेवलपमेंट कर रहा था। आप एनसीआरबी के अपराध के आंकड़े उठा के देख लीजिए, नक्सलवाद के आंकड़े उठा के देख लीजिए। तकलीफ मोहन जी तब होती है जब देश का प्रधानमंत्री मुंगेली की सभा में कहता है कि अकबर की सरकार चाहिए भाइयों बहनों, कि मोदी की गारंटी चाहिए। अकबर का नाम लेते हैं, वो भूपेश बघेल का नाम नहीं लेते। जब मोहम्मद अकबर गणना से निकल रहे होते हैं तो धर्म विशेष के हिसाब से उनको चिढ़ाया जाता है, उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया जाता है। और बड़ी बात यह है मोहन तिवारी जी कि अभी आप आज के व्हाट्सएप और सोशल साइट्स पे देख लीजिए, मोहम्मद अकबर जैसे जिनका कभी अपराध से कोई नाता नहीं रहा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लिख रहे हैं कि अतीक अहमद जैसा इनका अंजाम होना चाहिए। और भाजपा की सरकार आ गई है, अतीक अहमद जैसा इनका अंजाम कर देना चाहिए। ये कैसी कट्टरता, कैसी नफरत की दुकान भाजपा चला रही है, इससे बड़ा उदाहरण आप क्या लेंगे? तो ये पूरी तरह से नफरत और उन्माद की दुकान चला रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता इतनी जागरूक तो है
कि ये लंबा नहीं चलने वाला, झूठ की उम्र लंबी नहीं चलती। हाँ, भाईचारे को, समरसता को और सकारात्मक शक्तियों को संघर्ष अधिक करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय होती है। ये दुकान लंबी नहीं चलेगी इनकी। मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा ही नहीं। इन्होंने हमारे घोषणा पत्र की नकल की और मुद्दों को गौण करने का काम किया, उसको नकल करके, और सिर्फ सांप्रदायिकता, नफरत और इस तरह की सेटिंग करके भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री जी के लोकप्रिय चेहरे को खराब करके ये सारा खेल खेला। नहीं, ये तो सब हम चर्चा कर चुके हैं। 2005 के पीएससी घोटाले में आप देख लीजिए, ये जरूर फैक्टर रहा होगा, लेकिन अभी ये भी तो सोचना होगा कि आपका लीडरशिप क्या कर रहा था। आपके लीडरशिप में कमजोरी को नहीं मानेंगे आप। अगर इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है, रोहित शर्मा से सवाल पूछे जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये आलोचना तो होगी। आप लोग अपने खिलाड़ियों में गलतियां थी उसको नहीं बता रहे हैं, केवल दूसरे खिलाड़ी की मजबूती की बात कर रहे हैं। मैं तो शुरुआत ही वहीं से किया कि हम आत्मावलोकन निरंतर करते हैं और हार पे तो बहुत ज्यादा आत्मावलोकन करते हैं। और हमारा पहला स्टेटमेंट था हम जनादेश को स्वीकार करते हैं इस विषम परिस्थिति में भी। और आपको बता दूं कि किस तरह से कुछ विशेष क्षेत्रों में ईवीएम को लेकर आरोप लगे, वो भी आप जानते हैं। और हमने ये सवाल सिर्फ उठाया जब हम 2018 में जीते थे और दिसंबर में भूपेश बघेल जी ने शपथ ली और फरवरी में उन्होंने पहली मांग की कि बैलेट पेपर से निर्वाचन होना चाहिए, क्योंकि जो जापान हमको ईवीएम सप्लाई करता है, सबसे ज्यादा ईवीएम का निर्माण करता है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। अमेरिका कराता है। जब एआई का जमाना हो और पूरे जगह लोग बैलेट पेपर पे आ गए हो, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं इन पर विश्वसनीयता समाप्त हो गई हो, इनको हैक किया जा सकता हो, तो पता नहीं क्यों भाजपा को तकलीफ होती है। अब जैसे ही आप ईवीएम का नाम लोगे तो भाजपा के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो सवाल है कि लोकतंत्र में विश्वास का, जनता का अगर विश्वास, राजनीतिक दलों का अगर विश्वास ईवीएम में नहीं है तो क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में? क्या भय है, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, तो ये उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो जाती है। हमारा विषय है उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन हम विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अशोक तोमर जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बात, एक तो प्रोपेगेंडा वार में पीछे हो गई कांग्रेस, दूसरा ईवीएम भी घूम फिर कर आ जाता है सामने। ये क्या एक बचाव के लिए लाया गया कांग्रेस का मुद्दा है? हर बार जब हार होती है तो बाकी चीजें छुपाने के लिए कांग्रेस इसे आगे कर देती है, या ये एक सही में जायज मुद्दा लगता है? देखिए, मैं दोनों चीजें मान रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस इस तरह की डिमांड कर रही है तो किसी एक राज्य में बैलेट पेपर से करा ले, इसमें क्या जाएगा? एक जरा सा खर्च बढ़ेगा, लेकिन उस तरह के कई खर्चे हो रहे हैं। इससे पीछे जो हट रही है कि नहीं ईवीएम में कोई गलती नहीं हो सकती, उससे जरा जनता और कांग्रेस पार्टी को शक हो रहा है। मुझे मेरे ख्याल से जेन्युइन शक है। ठीक है, नहीं सब तो ठीक है, पर ये अब ये संभव हार भी जोड़ा जाए, इसी से जोड़ दिया जाए। नहीं, हार तो हुआ है, तभी ना ये कह रहे हैं ईवीएम पे ये हार है इनका। ये पूरी तरह से 2018 में ठीक होता है, इसी उस समय परिणाम जो आए थे। नहीं, कई जगह ये होते हैं, कई जिस जगह अगर आज ये कांग्रेस पार्टी को इधर उधर करना रहता तो कांग्रेस पार्टी भी तो इतनी श्योर थी कि हम जीत ही रहे हैं, नहीं करती। लेकिन मेरे ख्याल से शक, जनता को शक है तो आप उसको दूर कर ले, किसी एक राज्य में बैलेट पेपर से करा के लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए, इस तरीके की बातें बार बार आती है। बजाज जी, आप लोगों को जवाब देना पड़ता है कि जब भी आपकी जीत होती है तो आप लोगों की क्षमता को कम करके आंक दिया जाता है जब ईवीएम सामने आ जाता है। ईवीएम ने अगर काम किया है तो क्षमता कहाँ हुई? आपकी पार्टी की लोकप्रियता कहाँ मानी जाएगी फिर? तिवारी जी, जब 75 पार का इन्होंने नारा दिया, दम्भ भरा, अशोक तोमर जी ने ठीक कहा कि कर्नाटक के विजय के बाद इनका अहंकार पूरा बढ़ गया था, इनके हाईकमान का अहंकार बहुत बढ़ गया था। तो जब इन्होंने 75 पार का नारा दिया तब इनको मालूम था कि ईवीएम से चुनाव होने वाले हैं। तब इनको जब ईवीएम से चुनाव होने वाला है, 75 पार का नारा क्यों दिए जब ईवीएम पर आपको शंका है? दूसरी बात कि ये है कि जब ये किसी राज्य में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक रहता है। यही छत्तीसगढ़ में इन्होंने 5 उपचुनाव जीते, खैरागढ़ में, भानु प्रतापपुर में, दंतेवाड़ा में, मरवाही में इन्होंने उपचुनाव जीता। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हम कर सकते थे तो उस समय भी कर सकते थे, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं ये मिथ्या आरोप है। और ये इस आरोप के पीछे
केवल ये है कि दो अपने हार को नहीं मानना। देखिए, जिस दिन ये सहर्ष अपना हार स्वीकार कर लेंगे उस दिन ये फिर अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी कमजोरी को मान नहीं रहे। कमजोरी की तरफ झांकना चाहिए, अपनी कमजोरियों को, व्याधियों को दूर करें, तब जाके काम बनेगा। केवल किसी पर दोष मर देने से आपकी हार जो है जीत में नहीं बदलने वाली है, और हमारी जीत जो है हार में नहीं बदलने वाली है। जनादेश स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। निष्पक्ष रूप से चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, और जनता की जो लहर है वो अंडर करंट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, जो लहर बन के कांग्रेस के ऊपर कहर भर पाया है। तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस को। आप अपनी गलतियां ढूंढिए, मैं बता दूंगा आपने कहां कहां गलतियां की, और उन गलतियों को दोबारा नहीं करने का अगर आप संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल हो सकता है। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस हार से कुछ सीखने को तैयार है। ठीक है, हार से सीखने के लिए अनिल जी चौहान आप लोग तैयार नहीं है, शायद इसीलिए ईवीएम लेकर आते हैं। कुछ तो अपनी ओर से ये स्वीकार, बड़ा दिल दिखा के स्वीकार करिए कि हार इस कारण से हुई, हमारी ये कमी थी, और इसी बात का मंथन चल रहा है। आला कमान ने सवाल भी पूछा है कि कौन है हार का जिम्मेदार। देखिए मोहन जी, अव्वल तो मैं बता दूं आपको कि 2018 में जब हम जीते थे तब भी मैंने पहले भी बताया कि दिसंबर में शपथ ग्रहण के बाद 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी कि सारे चुनाव लोकसभा के भी बैलेट पेपर से किए जाएं। हम जीत हार दोनों में हमारी प्रतिक्रिया कभी नहीं बदली कि अगर लोकतंत्र में लोगों को डाउट है तो प्रणाली क्यों नहीं बदली जा सकती, एक सिस्टम ही तो बदलना है। तो ये बात तो इनकी निराधार है। दूसरी बात, चाहे अशोक बजाज जी का सुझाव हो, चाहे विद्वान हमारे विश्लेषक अशोक तोमर जी का विचार हो, निश्चित रूप से हम फीडबैक सबसे लेते हैं, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे कोई इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी लोग हो, तो हम तो फीडबैक सब ले रहे हैं। लेकिन 100 गलतियों में 100 पर विचार ना करना क्या गड़बड़ है? अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं 99 पे सिर्फ हम विचार करें, और बहुत अच्छा है ये बात को ये सारी चीजें भी होंगी, जिम्मेदार को बड़ी की तरह डील करना होगा। आप लोगों का आत्ममंथन भी तो करना चाहिए। लीडरशिप पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या दीपक बैज सही तरीके से काम कर पाए? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीतियां ठीक थी? क्या टीएस सिंहदेव ने पूरा समय अपना दिया, 100% उन्होंने एफर्ट लगाया? क्या सरगुजा हार गए, बस्तर हार गए, बीच के क्षेत्र में भी सीटें कम आई? तो ये सारी चीजों भी तो सवाल उठेंगे ना मोहन जी। हर इकाई, जैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जितनी इकाइयां हैं, चाहे ब्लॉक की हो, जिले की हो, प्रदेश की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, सभी आत्मावलोकन और मंथन में लगे हुए हैं। आपकी जो बातें हैं, मैं उसी बात पे आ रहा था कि विद्वान विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही कि छोटी गलती को छोटी की तरह और बड़ी गलती को बड़ी की तरह डील करना होगा। वो फीडबैक बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए, मैं उसको उनके लिए साधुवाद उनको दूंगा कि हम उसी हिसाब से चलेंगे कि कहां पर छोटी भूल हुई, कहां पे बड़ी भूल हुई। सारी चीजों को ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस आत्मावलोकन करेगी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं आत्मावलोकन करें। समय कम है तो एक आखिरी टिप्पणी, ठीक है, तोमर जी की ले लेते हैं। तो तोमर जी, इसी तरीके का एक दूसरे पर सवाल उठाना चलता रहेगा या ये भूल कर कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जुटेगी? क्या लगता है आपको? छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भविष्य क्या दिखता है आपको? मुझे जो जानकारी मिली है, कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारी में जुट गई है, दिल्ली से जो भी हो, और देखिएगा बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन कांग्रेस में होंगे। अब किस तरह के परिवर्तन होंगे ये तो मुझे नहीं पता चला है, लेकिन परिवर्तन अवश्यंभावी है। और जहां तक कांग्रेस की रही है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करे, इसमें नेताओं की कमी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ठीक से करे। तो ऑपोजिशन का क्या रोल होता है कि जनता के जो अधिकार है वो रह पाए, उनके लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता पर कोई आंच ना आए, और सरकार अगर कहीं गलती करती है ऑपोजिशन तो उसको बताए कि यहाँ गलती करती है और जनहित में ये आपका पॉलिसी ये नहीं है। यही रोल है ना। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस ये काम अच्छे से करेगी। उसे छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहने का अनुभव है, उसका लाभ उठाएगा। बिल्कुल मजबूत और सशक्त विपक्ष के रूप में जनादेश मिला है अगर कांग्रेस को, तो इन सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना होगा। लेकिन अभी जश्न मनाने का जो मौका है वो बीजेपी को मिला है, तो इस समय कांग्रेस को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि हतोत्साही